हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा का यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो भारतीय संविधान का जो निर्माण वाला पहला टॉपिक किए थे, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट हम लोग आज कवर अप करेंगे। और हमने पहले वाले पार्ट में यहाँ तक पूरे टॉपिक को कर लिया था, उस टॉपिक को यहाँ तक किया था। इसके आगे का जो भी बचा हुआ है उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो देखते हैं क्या बचा हुआ। तो इसमें ये है, पहला जो हेडिंग है आपका इस वाले में वो ये है कि जो निर्माण हुआ, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व जो गठित अंतरिम सरकार बने उसमें से कौन से लोगों को कौन सा विभाग मिला था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब चुनाव हुआ, संविधान सभा गठन हुआ, तो उस समय पे कुछ लोगों को, सदस्यों को अलग अलग विभाग दिया गया था, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला ये जो हेडिंग है या विभाग है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इधर में है मंत्री या सदस्य। तो पहला जो मामला है वो है राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले। ये किनको मिला है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला है। राष्ट्रमंडल क्या है आपको पहले ऐसे ही पहले बता चुके हैं, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल बेसिकली वो ग्रुप है जो पहले कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था और अंततः वो स्वतंत्र हुए हैं। तो ब्रिटिश उपनिवेश का जो हिस्सा था उन लोगों को क्या कहा गया? राष्ट्र। ये और जो बाद में आज़ाद हुए हैं और उनका एक संगठन था, उस संगठन को राष्ट्रमंडल कहा गया है। तो ये था। तो इसके संबंध में और विदेश के मामले, जो भी बाहर के मामले देखना हो, उसके लिए जो सदस्य थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनको दिया गया था, ये कार्य सौंपा गया था, ठीक है। अगला जो है वो है गृह सूचना एवं प्रसारण। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो आंतरिक स्तर पे जितने भी विचार हुए, बातचीत है, उसका जो देख रेख करने का काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। आज के डेट में आप तुलना करेंगे इनसे, तो आप ये तुलना, ये क्या वो अमित शाह जी से कर सकते हैं, उनसे आप ये तुलना कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है वो है खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि जो किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं। रेलवे एवं परिवहन आसफ अली को मिला है। वित्त विभाग लियाकत अली खां को मिला है। इनके बारे में कोई सवाल भी पूछा गया है, ठीक है, लियाकत अली खां को। और ये बात याद रखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद फिर में इसमें चेंजेज होता है, क्योंकि कुछ लोग जो है सदस्य जो पाकिस्तान वाले हिस्से में चले जाते हैं, तो इस कारण से इसमें बदलाव करना पड़ता है, वो है। शिक्षा एवं कला किसको मिला? तो श्री राजगोपालाचारी को मिला है। श्रम विभाग जगजीवन राम को मिला था इस वाले में, ठीक है। आगे एक है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। ये मिला है जॉन मथाई को। ये जॉन मथाई जी को मिला है। तो उद्योग एवं आपूर्ति जॉन मथाई को मिला है। उसके बाद जो है, जब वापस से जब स्वतंत्रता मतलब विभाजन हुआ, स्वतंत्र हुआ भारत, तो विभाजन हुआ, दो अलग अलग देश बने, ठीक है। तो उसके बाद फिर से इसको पुनर्गठित किया गया और इसमें कुछ बदलाव करने के बाद, क्योंकि कुछ जो सदस्य थे वो उधर वाले चले गए थे, जैसे आप लियाकत अली खां का नाम सुनो, वो उधर चले गए थे, तो यहाँ पे फिर उनका पोस्ट खाली, तो उस तरीके से कुछ परिवर्तन करने पड़े। और अंततः फिर से ये आपका विभाग है, ये मंत्री है। पहला जो विभाग है प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल संबंध, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, रिसर्च वगैरह का मामला जो है वो किसको मिला है? जवाहरलाल नेहरू को मिल गया इसमें। गृह सूचना प्रसारण, राज्यों के मामले, राज्यों का मामला मतलब किसी भी राज्य क्षेत्र से, देशी राज्य से बात करना, तो उन सब मामला इनको मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, ठीक है। उसके बाद है खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि मिला है, खाद्य एवं कृषि मिल गया फिर से यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले थे वहीं। शिक्षा मिला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। रेलवे एवं परिवहन जॉन मथाई को मिल गया। वित्त वाला मिल गया RK सन्मुख चट्टी। श्रम जगजीवन राम को मिला। विधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो विधि विभाग था, लॉ विभाग था, उनका प्रमुख कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। उसके बाद है जो 47 वाले में स्वास्थ्य वाला जो मामला है, उसके लिए अमृता कौर को चुना गया था। उद्योग एवं आपूर्ति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुना गया था। तो ये अलग अलग आपको देखने को मिलता है। फिर ये है संविधान निर्माण से संबंधित प्रमुख समितियां। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग थे, उनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया कि ये समिति ये काम करेगी, इस वाले मुद्दे पे बातचीत करेगी, अपना जो भी विचार होगा पूरा एक करके लेके आएगी और फिर उस विचारों पे सबके सामने बातचीत किया जाएगा। तो अलग अलग काम था। जो संघ शक्ति समिति था वो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। संघीय संविधान समिति, ठीक है, केंद्र स्तर का जो बातचीत है वो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। यहाँ का संघ का जो मतलब है वो केंद्र से लेना है, ठीक है। वैसे संघ व्यवस्था है जिसमें आपको
शक्ति का विभाजन देखने को मिलता है। राज्यों के लिए जो समिति है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांत के स्तर पर संविधान बनेगा, राज्य के स्तर पर संविधान बनेगा, वो जो समिति है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप बेसिकली इसका जो इंग्लिश टर्म है वो ड्राफ्ट है। तो कैसे संविधान का निर्माण वगैरह किया जाए, उसको ड्राफ्टिंग करने का, कि कौन चीज़ कहाँ पे होगा, ये सब काम किसको दिया गया था, मतलब पहले पेज पे क्या, सेकंड पेज पे क्या, उसको आगे रखना चाहिए, पीछे रखना चाहिए, इस तरीके से पूरा एक ढांचा तैयार करना, वो काम किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का मतलब पूरा जो संचालन किया जाएगा संविधान सभा का, उस किस तरीके से होगा उसके बारे में। उसका राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये सब इनको मिला था, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल पढ़ना होता है प्रारूप समिति के बारे में, तो ये क्या है उसके बारे में पढ़ना होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ये आपका छोटा सा एक हेडिंग है, ठीक है। प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में समिति को गठित किया गया था। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसमें। और समिति का जो कार्य है वो संविधान का प्रारूप निर्धारित करना है, ड्राफ्टिंग करना है, ठीक है, कि कौन सी बातें को कहाँ रखना बेहतर होगा, ठीक। इसके जो प्रमुख सदस्य वगैरह हैं 7 सदस्य, उसमें से पहला ऊपर में लिखिए आप 7 सदस्य, ठीक है। तो एक आपके पहले अध्यक्ष हो गए, उसके बाद बाकी लोग मेंबर, ठीक है। यहाँ पे उसमें से ये अध्यक्ष भी थे, सदस्य भी थे, तो यहाँ पे थोड़ा इसको कर लीजिएगा, सदस्य कर लीजिएगा। प्रारूप समिति के सदस्य पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। एन गोपाला स्वामी अयंगर सेकंड है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और C6 में है एन महादेव राव, और टी में ये 7 में है टी कृष्णमाचार्य, ये नंबरिंग 7 है, ठीक है। इसमें 2 नाम आपको मिल रहा होगा, तो ये जो एन महादेव राव हैं इन्होंने BL मित्र का जगह लिया था। BL मित्र पहले से उसमें थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन इनका तबीयत खराब हो गई, इसके कारण से इनको हटाया गया और उसके जगह पे, उनके जगह पे ये एन महादेव राव आए थे, ये हैं, ठीक है। उसके बाद ये टी कृष्णमाचार्य क्या हैं, तो ये इन्होंने जो जगह लिया था वो लिया था, ये DP केतान की जगह लेते। DP केतान की मृत्यु हो गई थी, जो सदस्य थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद उन्होंने इस पद को संभाला था, मतलब इसके सदस्य बने थे, इस प्रारूप समिति के सदस्य बने थे, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद। तो ये 2 नाम इसलिए लिखा हुआ है। BL मित्र की जगह लिया था इन्होंने एन महादेव राव ने, क्योंकि ये स्वास्थ्य कारणों से हट गए थे, और DP केतान चूँकि उनकी मृत्यु हो गई थी तो टी कृष्णमाचार्य ने जगह लिया था। ये बात याद रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद अब काम क्या है, तो इसमें थोड़ा देखिए। विभिन्न समितियों के प्रारूप पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया था। तो पूरा अलग अलग जो समिति था सब पे विचार किया है, फिर ये प्रारूप समिति ने पहली बार इसको पेश किया, ठीक है, 1948 में। लेकिन इसको फिर से संशोधित किया गया उसी वर्ष, और अक्टूबर में इसको संशोधित करने के बाद प्रकाशित कर दिया गया, पास कर दिया गया, ये बातचीत। संविधान सभा में जो अम्बेडकर है, थोड़ा बहुत एक अम्बेडकर के बारे में। पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था, देश बंटवारे के बाद बॉम्बे से उनका निर्वाचन हुआ था। ये क्या कह रहा है थोड़ा सा समझ लीजिए आप, इसको मैप को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आपको जो पता है कि ये बंगाल वाला जो हिस्सा है वो कुछ हिस्सा ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था उस समय पे, क्योंकि जब विभाजन के बाद इस वाले हिस्से को, जो आज का बांग्लादेश है, वो वहाँ पे मिला था। इन्हीं क्षेत्रों से पहली बार उनका चुनाव हुआ था, अम्बेडकर का इन्हीं क्षेत्रों से चुनाव हुआ था। फिर जब विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद ये क्षेत्र है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो इसलिए उनको यहाँ से फिर वापस इधर से क्षेत्रों से रखा गया था। ये बातचीत आपको याद रखना है, ठीक है। अगला ये है कि विभिन्न समितियों के प्रारूप, ये आपका पॉइंट कवर अप हो गया है। संविधान सभा में अम्बेडकर का चुनाव ये भी हो गया है। अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, तो संविधान में निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका रही है, इस कारण से उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मनु बेसिकली इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जो एक लॉ बुक है एक तरीके से, ठीक है, और उस पुस्तक की रचना जो है वो शुंग काल के दौरान की गई है। शुंग काल के दौरान इस पुस्तक का रचना किया गया था। शुंग काल क्या, हिस्ट्री में आपको इंजीनियर में पढ़ना पड़ता है, मौर्योत्तर काल में, ठीक है, उस दौरान इसकी रचना किया गया। जो मनुस्मृति था
उसकी रचना उन्होंने ही किया था, मनु ने किया था। और मनुस्मृति बेसिकली एक लॉ बुक है, ठीक है, और एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ बुक है, एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ पुस्तक है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ पुस्तक है। इसमें कुछ सामाजिक संरचना के बारे में, समाज को कैसे चला जाए उन सब के बारे में जानकारी है। क्योंकि आज का संविधान का स्वरूप भी वैसा है, प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस कारण से वो प्राचीन मनु कह लीजिए इनको, इसकी रचना जो मनु ने की थी, तो प्राचीन मनु। और ये जो आज की जो संविधान है उसकी रचना भी, ये उसकी रचना अम्बेडकर ने किया है, तो उनकी तुलना जो है ये इस मनु से किया गया। तो ये प्राचीन थे, ये आधुनिक मनु माने गए हैं इस हिसाब से, ऐसा, ठीक है। तो ये बेसिकली मनुस्मृति का एक लॉ बुक है एक तरीके से। इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं जब आप एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये पढ़ा जाता है। अगला जो हेडिंग है वो है संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। तो और क्या क्या कार्य उन्होंने किया था उसके बारे में देख लीजिए। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता मिली थी, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल के जो भारत को सदस्यता दिया गया था 1949 में। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उनको अपनाने का काम संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को किया गया है। ये जो राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ये आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इन्होंने इस डिजाइन को तैयार किया था। जो वर्तमान राष्ट्रध्वज दिख रहा है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2 का अनुपात है, ये आप याद रखिएगा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। इसको लिखा किसने है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से राष्ट्रीय गान बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ये सवाल पूछा भी गया कि किस भाषा में, आपको सवाल करवाएंगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा किस भाषा में किया गया था। तो आपको याद रखना है बांग्ला भाषा में मूल रूप से ये लिया गया था, उसको बाद में हिंदी संस्करण हम लोगों ने अपनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ 1911 में उन्होंने किया था ये रचना, ये 1911 में उन्होंने किया था, ये लिखा हुआ यहाँ पे। उन्होंने राष्ट्रगान के है गायन की जो अवधि है वो 52 सेकेंड है, लेकिन कुछ अवसरों पर आप इसको संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है, जिसमें प्रथम व अंतिम पंक्ति को आप 20 सेकेंड में गाया जाता है। तो जन गण मन अधिनायक की, वो फिर भारत भाग्य विधाता, और सबसे नीचे वाला जो है जय है जय ऐसे करके जो पूरा है वो आपको पहले ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, इसको आप 20 सेकेंड में गा सकते हैं। पूरा गाने के लिए जो समय है वो है 52 सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था कब, 24 जनवरी 1950 को। तो दोनों एक ही समय पर अपनाया गया। वंदे मातरम की जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और पुस्तक का नाम है जहाँ पे उन्होंने किया था उसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ में इसकी रचना की गई थी। ये जो मूल रूप से रचना किया गया वो संस्कृत में किया गया है, ठीक है। तो संस्कृत में ये रचना है। यह गीत पहली बार जो है वो गाया गया था कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में। वैसे इतिहास में ही पढ़ना होता है, लेकिन देख लीजिए पॉइंट। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो इस समय पे जो अंतिम बैठक था, अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। तो 26 नवंबर को अपनाया गया था, कुछ प्रावधान लागू भी हुए थे, मैंने आपको कल बताया भी था पिछले वाले लेक्चर में। और इसी कारण से इसको मनाने की शुरुआत किया गया। शुरुआत पहले से नहीं था, ये 2015 में शुरू किया गया है, ठीक है। ये 2015 में शुरू किया गया है। और उसी साल क्यों चुना गया था, तो 125वां जयंती था किनका, डॉक्टर अम्बेडकर का। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है ये 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। अब इससे आप ये जोड़ के निकाल सकते हैं कि 125 साल हुआ था उस समय कि नहीं। और उसी उपलक्ष्य में 2015 में शुरुआत किया गया था 26 ये संविधान दिवस मनाने का। ऐसा उसके पीछे रीज़न ये था कि लोगों को आइडिया तो लगे कि हाँ हम संविधान कैसे बना। तो एक दिवस मनाने का उद्देश्य ही यही होता है, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत अवेयर हो, ठीक है। कम से कम मनाया जाएगा तो लोग जानेंगे उसके बारे में, ये उससे उद्देश्य होता है।
संविधान जो है मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसे हाथों से लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। ये सवाल ऐसे पूछता है, अंग्रेजी में बराबर नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता है कि हाथों से लिखने का कार्य किन्होंने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखने का कार्य किया था। ये याद रखना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। अब आगे जो भी हम लेके आएंगे वो दूसरा चैप्टर होगा इसी भारतीय राज्य व्यवस्था का। तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए और नोट डाउन करते रहिएगा। और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम जो लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फिर वो आगे मिलते हैं।